Hello, legal eagle, and welcome back to another rewarding episode of The Law with Lawyers podcast. और आज के इस पॉडकास्ट में हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट श्रेय यादव सर को बुलाने वाले हैं। आज हम सर से बात करने वाले हैं कि एक लॉ स्टूडेंट को अपने 5 ईयर या 3 ईयर्स कोर्स में क्या क्या चीज़ों को सीखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कैसे बनते हैं, एओआर क्या होते हैं और भी बहुत सारे चीज़। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और मैं ऐसा मानता हूं कि आप हमारे इस वीडियो से जरूर कुछ सीखेंगे। विदाउट फर्दर अडो, लेट्स एक्सटेंड आवर वार्म वेलकम टू एडवोकेट श्रेय यादव सर. Sir, welcome to the Lawyer with Lawyers podcast. It is an absolute pleasure to have you on the show, sir. Thank you so much. Thank you for having me. सर, एज अ लॉ स्टूडेंट मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कैसे बनते हैं? राइट तो बेसिकली एडवोकेट्स एक्ट में 3 कैटेगरी हैं लॉयर्स. ओके सर. एक होते हैं जो नॉर्मल एनरोल्ड विद द बार काउंसिल एंड हु हैव रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर अपीयरिंग फॉर द बार एग्जाम. एक कैटेगरी ये हो गई. एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं और एक डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स होते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर बनने के लिए आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता. अगर आप एनरोल्ड हैं किसी बार काउंसिल में, आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिल चुका है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसमें कोई देयर इज़ नो बार ऑन इट. जो दो कैटेगरी जो दूसरी मैंने आपको बताई, जैसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो गए, उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि सुप्रीम कोर्ट एनुअली कंडक्ट करता है. अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं. तो वो एक डेजिग्नेशन है. तो अगर आपको केवल सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करनी है और आपको करियर अपना वहीं बनाना है, तो बेटर ये है कि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम दें और आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें. डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स जो होते हैं, वो उनकी डेजिग्नेशन हाई कोर्ट से भी मिलती है और सुप्रीम कोर्ट से भी मिलती है, और वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. वो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट जहाँ से उनकी डेजिग्नेशन है वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर हो सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसा कोई, अब आज की डेट में ऐसा कोई बार नहीं है कि आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स होने चाहिए तो ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे. हाँ, लेकिन अगर आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है तो उसके लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स लाइक 3 to 4 ईयर्स की प्रैक्टिस होती है. 1 साल आपको किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो ऑलरेडी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कम से कम 8 से 10 साल रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, उनके अंडर आपको 1 साल की प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी. उनके अंदर 1 साल की आप इंटर्नशिप कह सकते हैं वो दिखाना पड़ेगा. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उनसे, और फिर आप एग्जाम देंगे. एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाएंगे इन द सुप्रीम कोर्ट. ओके सर. सर, क्या सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनने की प्रोसेस अलग अलग होती है? देखिए, प्रोसेस कोई अलग नहीं है. इसमें केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उन्हीं का ही जो प्रोसीजर है वो अलग होता है. ओके सर. जैसे कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि एग्जाम देना पड़ता है. वो एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ही लेता है, जिसका एक मिनिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया है कि इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, फिर आप एग्जाम क्लियर करिए, आप एओआर बनिए. अदरवाइज ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. बहुत से एडवोकेट होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपीयर होते हैं, जो हाई कोर्ट्स में भी अपीयर होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर होते हैं. एंड इवन जो डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो हाई कोर्ट में भी अपीयर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर होते हैं, और कभी कभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जाते हैं अगर कोई हाई प्रोफाइल मैटर होता है. ओके सर. सर, लाइक मेरे आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एलएलबी या 3 ईयर्स ऑफ एलएलबी, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं. आप चाहे तो आप जैसे लॉ एग्जाम अपना एलएलबी डिग्री लीजिए, उसके बाद आप अपना एग्जाम बार का एग्जाम लिखिए. जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई बार नहीं है. अच्छा सर, एज अ लॉ स्टूडेंट बहुतों के माइंड में ये आता है कि क्या आफ्टर 5 ईयर्स या 3 ईयर एलएलबी कोर्स के बाद एलएलएम करना अच्छा होगा या जुडिशियरी की प्रिपरेशन करना ज़्यादा अच्छा होगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं. एलएलएम करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन तब है जब आपको लीगल फील्ड में एकेडमिक्स में जाना हो. आपका एम है प्रोफेसर बनना, तो आपके लिए बेटर ये है कि आप एलएलएम करें, फिर उसके बाद आप पीएचडी करें. अगर आपका एम ये है कि मुझे एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो फिर बेटर ये है कि आप एग्जाम, क्योंकि अब तो कोई मिनिमम क्राइटेरिया है नहीं, आप लोअर बेंच का एग्जाम तो आप पास आउट होते
मतलब कोई ऐसा मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस उसमें नहीं होता है। कुछ एक स्टेट्स ने कुछ नए क्राइटेरिया डाल दिए हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है उसमें आपको कोई प्रैक्टिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जैसे ही एलएलबी अपनी कंप्लीट करें, आप वो एग्जाम लिख के जज बन सकते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आपने, आपका एम ये है कि आपने सोचा है कि मुझे एकेडमिक्स परस्यू करना है, तो आप फिर एलएलएम करिए। अगर आपको ये है कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो बेटर ये है कि आप जुडिशरी की तैयारी करिए, क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज में भी एक एलिमेंट ये होता है कि आप जितनी जल्दी सिस्टम में घुसेंगे उतना ही आप ऊपर तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आप वहां पे एलएलएम करेंगे तो वो भी एक अच्छी बात है, इट एड्स टू योर एक्सपीरियंस। और एलएलएम, अभी एक रीसेंट जजमेंट आई थी उसमें ये बताया गया था कि एलएलएम की पढ़ाई करना इज नॉट ब्रेक इन योर करियर, वो उसका कंटिन्यूएशन ही माना जाता है। तो अच्छा, इट एड्स टू योर नॉलेज। हाउएवर, अगर आपको ये लगता है कि मैं जितनी जल्दी सिस्टम में घुस जाऊं तो मैं उतनी ऊपर जाके रिटायर हो सकता हूँ, मैं हाईकोर्ट जज बन के रिटायर हूँ, तो फिर आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि आप जुडिशियल सर्विसेज क्रैक कर लें। परफेक्ट सर। सर, अकॉर्डिंग टू यू, क्या आप अभी के हिसाब से, अभी के जो हमारे पॉलिटिकल या जो भी हमारे कंट्री में जितनी चीजें हो रही है, क्या आप मानते हो कि हमारा जो जुडिशरी है आज भी इंडिपेंडेंट है? क्योंकि बहुत सारे कंट्री में हम ऐसा देख रहे हैं कि वहां की गवर्नमेंट, वहां की जो मिलिट्री है, सारे के सारे कोलैप्स हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो रही है। क्या आप मानते हो कि इंडियन जुडिशरी आज भी इंडिपेंडेंट है? देखिए, इसका कोई यस और नो में आंसर नहीं हो सकता। ओके सर। लार्जली मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अभी भी हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ एक इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्योंकि ये बड़ी स्लिपरी स्लोप है, इसमें कंटेम्प्ट भी हो सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ इंटरफेरेंस हो रही है। कुछ मैटर्स होते हैं जिसमें बहुत आसानी से बेल मिल जाती है, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें बेल ही नहीं मिलती। अब वो क्यों नहीं मिल रही है उसका कोई जवाब ही नहीं है। वो आप सब लोग जितने भी लीगल स्टूडेंट्स हैं, वो आपको बेहतर पता है कि क्या ऐसे मैटर्स होते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, शायद थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस है या कुछ ना कुछ ऐसा है जो बिहाइंड द सीन काम करता है। बट लार्जली मेरा ये मानना है कि जुडिशरी हमारी अभी भी इंडिपेंडेंट है और बहुत रोबस्ट और एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी का। बहुत बढ़िया सर। ये तो रह गए हमारी जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग के बारे में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स के ऊपर। सर, आज के टाइम में आप हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स के अंदर में किस चीज की लैकिंग देखते हो, और आप मानते हो कि शायद हम ये चीज सही कर ले तो हम बहुत अच्छे लॉ स्टूडेंट्स मतलब आगे चल के हमारे प्रोफेशन में ये बहुत हेल्प कर सकती है? थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो एक जो चीज हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व करी है कि बड़ा शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं बताऊं, हमारे टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब मेरी भी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 12 इयर्स की है। तो उस समय भी जब मैंने स्टार्ट किया था, बहुत टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं थी। अब क्या होता है कि ड्राफ्ट्स भी ऑनलाइन आप गूगल सर्च कर लो, मिल जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। उन्हें लगता है कि ये तो चीज है ही ऑनलाइन, हमें क्लिक ऑफ द बटन पे मिली जाएगी, तो हम क्यों सीखें इसे। बट वो एक गलत चीज है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि जो बेसिक्स होते हैं ना, वो हमेशा बिल्कुल आपको एज ए मतलब ऐसे स्टार्ट करने चाहिए कि आप जीरो से, मतलब यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द जीरो एंड ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, बहुत कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, जजमेंट के ब्रीफ्स मिल जाते हैं। तो वो जजमेंट भी नहीं पढ़ना चाहते, वो तो सीधा सर्च करेंगे इस जजमेंट के मेन पॉइंट्स क्या है, निकाल लिए, और फिर लेकिन आपको वो पूरी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में वो जजमेंट पढ़नी चाहिए। उससे एक और, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आप केवल जजमेंट का ब्रीफ पढ़ेंगे या जजमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो आप ये भी कभी नहीं समझ पाएंगे कि जजमेंट कैसे लिखा जाता है। तो जजमेंट राइटिंग लैक करेगी। आप कल को अगर जज बनते हैं, तो ये हमने बहुत बार देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ये मेरा भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो ऑर्डर पास करते हैं, उस इट्स नॉट अ कोहेरेंट ऑर्डर, मतलब उसका आप पढ़ो तो मीनिंग नहीं समझ में आएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है। एंड जजमेंट ड्राफ्टिंग या जजमेंट राइटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट। वो तो मतलब उसके बिना तो फंक्शन ही नहीं कर सकते। तो ये सब शॉर्टकट मारने से ना, ये थोड़ी सी स्किल्स हैं जो आपके फाइन ट्यून नहीं हो पाते। इसलिए जितना ज्यादा रीड करोगे, डेप्थ में पढ़ोगे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। सर, अगर मैं आपके लॉ स्कूल के बारे में पूछूं तो आप लॉ स्कूल में कैसे स्टूडेंट हैं? लाइक मीडियम और या बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे थे?
देखो, लॉ स्कूल में तो मैं कहूँगा कि मैं मीडियम एवरेज स्टूडेंट ही था। उसका रीज़न ये है कि ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो उस समय मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा ओके था। सर। तो ग्रेजुएशन तक तो मैंने ग्रेजुएशन की बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, Yes, लेकिन फिर लॉ में फिर क्या था कि पढ़ाई भी चल रही है और तैयारी भी चल रही है। तो इसलिए मैं उस तरीके से अपना टाइम नहीं डिवोट कर पाया अपनी डिग्री के जितना मुझे करना चाहिए था। अब हाइंडसाइट में अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि बेटर ये होता कि मैं लॉ कंप्लीट करने के बाद तैयारी शुरू करता। यस सर। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है। मान लीजिए सर आपको एक बार पास्ट में जाने का मौका मिलता है, तो आप अपने उस लॉ डिग्री के टाइम में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो भी होगा, उस टाइम आप कौन से स्किल सीखना चाहोगे जो आज के एडवोकेसी में आपको हेल्प करता? मैं डेफिनेटली ड्राफ्टिंग ज़रूर सीखना चाहूँगा। यस सर। और मैं अगर पीछे जा सकता तो मैं ये ज़रूर कोशिश करता कि मैं इंटर्नशिप ज़रूर करता। यस सर। और क्योंकि हम जैसे मैं फैकल्टी ऑफ लॉ ड्यू CLC से हूँ, यस सर। तो हमारे टाइम पे इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं थी। अब आई थिंक कंपलसरी हो गई है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारे यहाँ क्योंकि कंपलसरी नहीं थी और मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने ज़रूरत नहीं समझी कि करनी चाहिए। बट हाँ, अगर मैं इफ़ आई कैन रीविजिट, मैं दोबारा पीछे जा सकता तो मैं इंटर्नशिप ज़रूर करता। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जैसा कि आप सर से भी सीख सकते हो कि अगर अभी भी ये सोचते कि काश मैं ये सारी चीजें सीख लेता, तो मैं आपको भी बोलता हूं कि अगर आप भी फर्स्ट या सेकंड थर्ड ईयर में हो और आप भी कंफ्यूज रहते हो कि मैं क्या चीज सीखूं जो मेरे आगे चल के हेल्प करने वाला है, तो सर से आप सीख सकते हो कि आप ड्राफ्टिंग, इंटर्नशिप, ये सब चीजों पे फोकस करें। सर हमारे सोसाइटी में एक बहुत फेमस कोटेशन है, लाइक मैं जब क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था तो सब ये बोलते थे कि जो कुछ नहीं करते वो लॉ करते हैं। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? नहीं, मेरा इसके ऊपर व्यू बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं होता जो कुछ नहीं करते वो लॉ करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये इस एक्सटेंट तक सही हो सकता है, जो कुछ नहीं करते वो लॉ की डिग्री जरूर ले लेते हैं लेकिन लॉयर नहीं होते वो। लॉ की डिग्री लेना और लॉयर बनना, एक सीरियस प्रैक्टिशनर होना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ है। डिग्री लेना हाँ शायद आसान है LLB की, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, तो शायद बहुत लोग इसीलिए कर भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, जैसे BTech हो गया, या मान लीजिए मेडिकल फील्ड हो गई, तो उसमें तो फीस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ करते तो आपकी फ़ीस बहुत कम होती है, शायद इसीलिए बहुत बहुत लोग एनरोल हो जाते हैं और अपनी डिग्री कर लेते हैं। लेकिन लॉ प्रैक्टिस करना, लॉयर बनना एक बहुत सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस प्रोफेशन और बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे अगर आप सीरियस प्रैक्टिशनर है, तो जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और जो आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलेगा प्रैक्टिस करने, वो कोई भी आपको प्रोफेशन नहीं दे सकता। और सिंस अ लॉयर इज ऑल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर हैं उस कोर्ट के, ठीक है। तो आप समझिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। आप और जज दोनों का ही काम है कोर्ट में आपको असिस्ट करना है बेंच को टू डिस्पेंस जस्टिस। सो इवन यू हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप पढ़ के भी नहीं आए हैं, आपकी कोई तैयारी भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपके मैटर में क्या है और आप बस खड़े हो गए, इस तरीके से नहीं होता। इट्स अ वेरी सीरियस प्रोफेशन। और मेरा ये मानना है कि इस प्रोफेशन में वही आदमी सक्सेसफुल हो सकता है जो डिसिप्लिन के साथ काम करे, जो इंटेलेक्चुअल हो। और इंटेलेक्चुअल का मेरा मतलब है जो हमेशा कोई नया सीखने के लिए ईगरनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ बस ठीक है जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि हर एक केस में आपको एक नया एक्ट पढ़ने को मिलेगा। आप समझिए इस प्रोफेशन में कितनी आपकी लर्निंग है, हर फील्ड में, हर फील्ड के लॉ को आपको पढ़ने का मौका मिलता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको हर फील्ड के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अब आप अभी जब लॉ कंप्लीट कर लेंगे, आप प्रैक्टिस में आएंगे, तो आप मान सकते हैं अगर आप मान लीजिए आप अपने 25 में हैं, यू आर इन लाइक आप 25-26 ईयर ओल्ड है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपको रेट पिटीशन फाइल करनी है, तो आप समझ रहे हैं दूसरी साइड कौन खड़ा होगा? भारत सरकार खड़ी होगी या राज्य सरकार खड़ी होगी? उनका काउंसिल खड़ा होगा। और आप सू किसे करेंगे? सेक्रेटरी को। तो आप समझ रहे हैं 25 साल की उम्र पे सेक्रेटरी कितनी लेवल का ऑफिसर होता है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो मान लीजिए 25-26 साल का लड़का तो सेक्रेटरी के ऑफिस में खड़ा भी नहीं होता है, भले वो खुद भी IAS हो। लेकिन वहां आप उसके ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, उसके अगेंस्ट बहस करेंगे, क्वॉश करेंगे। बताइए कोई और प्रोफेशन है जो आपको इतनी पावर दे देगा? तो
सर आपके आपके इनिशियल डेज में मतलब जब आपने ये लॉ स्टार्ट करा था एज एडवोकेट, तो जी आपने क्या प्रॉब्लम फेस करा था और आप इसे कैसे टैकल किए थे? देखिए, एक प्रॉब्लम, जैसे मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर Yes, हूँ, sir. एक प्रॉब्लम जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के साथ आती है वो ये है कि आपको एक सबसे पहले एक अच्छा ऑफिस मिलना चाहिए जहाँ Yes, पे sir. आप अपना काम शुरू करें। लीगल प्रोफेशन में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि आप अगर फर्म्स का भी माहौल देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है चीज़ें, है ना? मतलब इट्स नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे इन विच द ऑफिस, द लॉ ऑफिसेज और द चेम्बर्स फंक्शन इन दिस कंट्री। तो उसमें क्या होता है, बहुत जगह एक्सप्लॉइटेशन होती है। आपसे मान लीजिए काम करवा रहे हैं लेकिन आपको उतना रिम्यूनरेशन नहीं मिलता, या जिस तरीके से काम के साथ साथ आपको कुछ सिखाना चाहिए वो नहीं होता। आपसे बेसिकली क्लेरिकल काम कराया जाएगा कि ये फाइल ले जाओ, वहां पे रखा हो, या वहां से वो चीज उठा के ले आओ। तो उसमें आपकी कोई लर्निंग नहीं हो रही है। बहुत से होते हैं कोर्ट्स नहीं ले जाते हैं सीनियर, कोर्ट ले जाएंगे तो कभी मतलब एक मौका देना चाहिए जूनियर को आर्ग्यू करने का, ठीक है, कुछ बस वो उनको एडजमेंट्स लेने के लिए खड़ा कर दे, जाओ जाके एडजमेंट ले आओ। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक चैलेंज है। सीनियर्स को ये समझना चाहिए कि जो बच्चे हैं, स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, उनका तो कोई गॉडफादर नहीं होता। तो आपका ही काम है उनको प्रॉपर वे में मेंटरशिप करना, ये भी देखना। अब मान लीजिए कोई आदमी बाहर से आया, दिल्ली में रह रहा है, वो अपना रेंट भी दे रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा है, वो मेट्रो से आ रहा जा रहा है, उसका खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, तो एटलीस्ट इतना डिसेंट हमें रिम्यूनरेशन देना चाहिए जिससे उसके सारे खर्चे पूरे हो जाएं। ओके सर। सर अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गए हमारे कि कैसे लॉ स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इंटर्नशिप वगैरह जो भी है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज अ स्टूडेंट जो अभी लॉ कर रहे हैं, अगर उन्हें उस पीरियड में अगर बैकलॉग्स लगते हैं तो क्या ये आगे चल के हमें इफेक्ट डालेंगे हमारे एडवोकेसी में या कहीं प्लेसमेंट लेने में? देखिए, इसके दो आंसर हैं। अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं Yes, sir. और आप लॉ फर्म में काम करना चाहते हैं, या आप इन हाउस काउंसिल बनना चाहते हैं, तो या फिर आप एकेडमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है। अगर Yes, sir. आपके बैकलॉग हैं तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। Yes, sir. लेकिन अगर आप एडवोकेसी करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसमें मैं कहूँगा कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। Yes, sir. तो इसको आप लेकिन ये मत मानिए कि हाँ ठीक है तो फिर तो आ गई तो क्या बहुत बढ़िया है, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वो मतलब नहीं है। लेकिन एडवोकेसी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, राइट? उसमें आपके स्किल एज अ लॉयर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं, आप ड्राफ्टिंग करते हैं, आप आर्ग्यू करते हैं, तो वहाँ पे वो स्किल्स का टेस्ट होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे कॉलेज में या मेरे बैच में बहुत से लोग थे जो टॉपर्स थे। शायद वो इतनी अच्छी एडवोकेट, मतलब एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मैं ये नहीं कहूँगा अच्छे एडवोकेट नहीं है, बट शायद उनकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं चल रही कि जितना हम ये सोचते थे हाँ ये तो टॉपर हैं। Yes, और बहुत से जो एवरेज या बिलो एवरेज से, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर करियर। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इतना मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आपको दूसरी फील्ड में एकेडमिक्स में जाना है, इसमें लॉ फर्म में जाना है, इन हाउस काउंसिल आपको बनना है, तो फिर डेफिनेटली आपके बैकलॉग या ये बैक्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, बहुत परफेक्ट सर। सर एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि आफ्टर 5 ईयर या 3 ईयर जो भी हमारा कोर्स है, उसके बाद हम क्या करें? हमारे पास क्या ऑप्शन है एज अ कैरियर? देखिए, लॉ करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे लार्जली हम इनको 2 सेक्शंस में बाइफरकेट कर लेते हैं। एक गवर्नमेंट हो गया और एक प्राइवेट सेक्टर हो गया। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आप लॉ करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, आप जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। PSUs में बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक जज एडवोकेट जनरल होता है आर्म फोर्सेस में, तो लॉ ऑफिसर की स्पेशल वैकेंसी निकलती है, स्पेशली आर्मी में और नेवी में निकलती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट में की बात करें तो आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, आप इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं। आजकल इन हाउस काउंसिल्स की तो बहुत ज़्यादा डिमांड इंडिया में क्रिएट हो रही है, और इट्स अ वेरी गुड फील्ड बिकॉज इट इज़ एट पार, जैसे आप कह सकते हैं जैसे इंजीनियरिंग होती है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया या यूट्यूब हो गया, तो इन सबको इन हाउस काउंसिल्स की सब पहले क्या होता था, आउटसोर्स करते थे अपने लीगल काम को
they used to outsource it to the law firms, but now they are all creating their in-house team because law firms used to charge them a lot of money, and बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, तो दे आर ऑल क्रिएटिंग देयर ओन टीम टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ लीगल इश्यूज़। तो ये एक बहुत अच्छी अपकमिंग फील्ड है। बाकी आप देखें तो इसमें जैसे आप NGO में भी काम कर सकते हैं, बहुत से आप UN में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बेसिस भी होते हैं, जैसे एक मेरी फ्रेंड है वो उन्होंने LLM कोलंबिया से करा था, एंड अभी करेंटली शी इज़ इन UN और म्यांमार में है। वहाँ के वो पूरे मतलब जो लीगल एड का जो पूरा विच इज़ बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन, वो उसको लीड कर रही है। शी इज़ द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मतलब लीगल फील्ड मतलब लॉ करने के बाद ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं है, जस्ट दैट आपको ये चूज़ करना है कि आप कहाँ फिट बैठते हैं, क्योंकि नॉट एवरीवन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैज़ अ टेम्परामेंट टू बिकम अ लॉयर, राइट? तो आपको चूज़ करना है। सो एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स जो अपकमिंग लॉयर्स है या लॉ स्टूडेंट हैं जो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं, उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं? मेरा यही सजेशन है कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको प्रैक्टिस करनी है या इसी फील्ड में रहना है, तो फिर इसमें आप फिर कंफ्यूज मत रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, डेफिनेटली इसमें स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि इसमें आपने जैसा कॉलेज में सोचा था वैसे आपको एक्सपेक्टेड कुछ ना मिल रहा हो, बट देन दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस फील्ड। बट ये है कि इवेंचुअली वंस यू विल सेटल डाउन, देयर इज़ नथिंग लाइक इट। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आदमी एक बार अपने मिड लाइफ में पहुंच जाता है, तो बहुत से लोगों को आप देखेंगे वो सोचते हैं कि यार हमें तो कुछ अपना करना है, बहुत दिन से बहुत टाइम हो गया नौकरी करते करते। ये ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, MBA बोलते हैं। तो आप तो प्रोफेशन में है जो आपको 21-22 साल की उम्र से आपको खुद का कुछ करने का मौका दे रहा है, तो एटलीस्ट जब वो सोच रहे होंगे कि उन्हें खुद का कुछ करना है, आप तो बहुत अच्छे सेटल हो चुके होंगे। तो इस चीज़ में करिए, मतलब थोड़ा सा इसका यार्डस्टिक अलग अलग है, स्टार्ट करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, बट जो भी चैलेंजेस है वो सबकी लाइफ में आते हैं। हाँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा आते हैं, बट देन इवेंचुअली अगर आप केपेबल हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आप सक्सीड करेंगे। मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा जो अच्छा एक मेहनती लॉ स्टूडेंट हो या एक मेहनती लॉयर हो, मेहनत करता है, ही इज़ ऑनेस्ट टू इट्स प्रोफेशन, टुवर्ड्स हिज क्लाइंट, वो अच्छा ना करेगा। सब अच्छा कर रहे हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। सर थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपना इतना इम्पॉर्टेंट टाइम हमें दिया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर इस पॉडकास्ट से बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आपके माइंड में और भी क्वेश्चन आते हैं लॉ रिलेटेड, लॉ फील्ड रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। सर भी हमारे कांटेक्ट में है, अगर आपको मन है तो मैं सर से भी पूछ सकता हूँ आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस। और ऐसे और भी लॉ के अपडेट जानने के लिए, ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे द लॉ विद लॉयर्स को फॉलो करें। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। वेलकम वेलकम।